हम्म, चलिए ठीक है। अ, पिछली कक्षा में हम लोगों ने 10 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था ना। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क। हार का एक अर्थ होता है माला और दूसरा अर्थ होता है हारना या पराजित होना। आप लोग बना चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हो? अच्छा, फिर एक था उत्तर। वेरी गुड। उत्तर, एक दिशा और जवाब, अंक, गोद और संख्या। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में था कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। मैंने आप लोगों से बताया था कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और दूसरा, बताइए, आकर्मक। वेरी गुड। हाँ, स का मतलब होता है साथ और अ का मतलब होता है नहीं। सकर्मक यानी जो क्रिया, जिस क्रिया में कर्म साथ हो उसको सकर्मक, और अकर्मक यानी जिस क्रिया में कर्म साथ में नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे? मान लीजिए एक वाक्य दिया हुआ है, दो चार वाक्य दिए हुए हैं और उसमें आपको बता दिया गया कि इसमें से सकर्मक क्रिया छांटिए और अकर्मक क्रिया छांटिए। बच्चों, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और आसान तरीका है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, मान लीजिए क्या लगाकर आप प्रश्न करते हैं और क्या प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो समझ लीजिए वो क्रिया सकर्मक है। ओके। और क्रिया क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए वो क्रिया अकर्मक है। बात समझ में आई? सकर्मक और अकर्मक। हाँ हाँ, सकर्मक यानी साथ, अकर्मक यानी। शशांक कुमार, आप अपना वीडियो सही तरीके से रखिए, आपका वीडियो घुमा हुआ है। शशांक, यस, हाँ, अब ये सही हुआ। तो सकर्मक पहचानने का तरीका है कि प्रश्न पूछने पर यदि जवाब मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है, प्रश्न पूछने पर यदि जवाब नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक है। क्लियर? अब जैसे प्रश्न है, धोबी ने कपड़े धोए। प्रश्न आप पूछिए, धोबी ने क्या धोए? धोबी ने क्या धोए? उत्तर मिला कपड़े। कपड़े, तो हाँ, तो ये क्रिया जो है सकर्मक। अब दूसरा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? ये अकर्मक। नहीं, क्या, क्या नहीं, ये अकर्मक होगा। मैंने पूछा क्या दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं नहीं पूछा, क्या दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? ये दौड़ रहे हैं, ये हो जाएगा दौड़। हाँ, क्रिया भेद के नीचे लिखिए दौड़। जो लोग लिखे हैं वो देख लो सही लिखे हो कि नहीं। और भेद के नीचे हो जाएगा अकर्मक। क्लियर? समझ में आया सबको? मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। मैंने, इसमें मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, प्रश्न यदि पूछते हैं मैंने क्या पढ़ी? एक अच्छी कहानी। हाँ हाँ, तो यहां पर हाँ ये सकर्मक होगा। पढ़ी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, पढ़ी के नीचे अंडरलाइन कीजिए और क्रियापद के नीचे लिखिए पढ़ी, और भेद के नीचे क्या लिखेंगे? सकर्मक। क्योंकि प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर आपको मिल जा रहा है तो ये सकर्मक। लिख लिए सब लोग? सभी लोग देखिए अपनी किताब में लिखे हो ना। नेक्स्ट, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। प्रश्न है क्या बांटे? फूल और प्रसाद बांटे। हाँ, तो ये सकर्मक। हाँ, ये सकर्मक हो गई। तो क्रिया भेद के पद के नीचे लिखिए बांटे। बांटे, और ये कौन सा हो गया? सकर्मक। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है अचानक आंधी आई। अचानक आंधी आई। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या आई? क्या आई? आंधी। यस, तो ये सकर्मक। क्योंकि हाँ, प्रश्न पूछने पर यदि जवाब मिल रहा है, लेकिन प्रश्न भी पूछना है तो सिर्फ क्या लगाकर, दूसरा कोई शब्द नहीं। ठीक है, सिर्फ
क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 सबका कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 13 भी सब लोग बना चुके हो, मैंने उसे समझा दिया था। यस, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका ठीक है, हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग निकाल लीजिए ज्ञान सागर। ओके, सभी बच्चों का होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए अभ्यास सागर में, चैप्टर 1, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो मैं चेक करूंगी, इसलिए आपका सबका कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब निकालिए चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? अच्छा, एक काम और आप लोग कीजिए, ये इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं चैप्टर 1 में ही, पीछे दिए हुए हैं ना, अभ्यास। अभ्यास तो अभ्यास में देखिए क्वेश्चन 1 हो गया है, कॉपी में लिख चुके हो तुम लोग इसका आंसर, 1 और 2 और 3 के, बोलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का कॉपी में आंसर लिख चुके हो? सभी बच्चे लिख चुके हो? आयुष राज, अंकित राज, सब लोग, अनुशंसा, सबने सबने लिख लिया है? अच्छा, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, इसका भावार्थ क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? इस प्रश्न का भावार्थ क्या होगा? हाँ बोलो, अनुशंसा, यस बोलो। हाँ, हम्म, हाँ, वेरी गुड। यहाँ पक्षियों के अरमान है, पक्षियों का कहना है कि ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं, पंख क्यों दिए हैं? ताकि हम स्वतंत्र रूप से उड़ान भर सके, आकाश में उड़ान भर सके, है ना। लेकिन ये मनुष्य क्या करते हैं, हमें पिंजड़ों में कैद कर देते हैं, जिसके कारण हमारी उड़ान जो है वो बंद हो जाती है, मुड़ना भूल जाते हैं। हमें एक छोटे से पिंजड़े में इन मनुष्यों ने कैद कर दिया है, जिसके कारण हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। तो जब मनुष्यों को ईश्वर ने आजादी दी है, मनुष्य जब चाहे जहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है, तो भला हम पक्षियों को क्या अधिकार है, मनुष्यों को, कि हम लोगों को बंद कर दें, पिंजड़े में कैद कर दें, हमारी उड़ान में विघ्न पैदा करें? तो पक्षियों की इच्छा है कि ईश्वर ने हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो हमारी उड़ान में मनुष्यों को किसी भी तरह की कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों सबको? सभी बच्चों को समझ में आ गया? कॉपी में लिख लोगे? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आइए। सबके हाथ में पेंसिल है, पेंसिल का प्रयोग करना है। कॉपी में आंसर लिखने के लिए पेन से लिखोगे, ओके। और कॉपी में मैं बता दे रही हूं, चैप्टर का नाम लिखोगे सबसे ऊपर, और उसके बाद डेट, जहां डेट रहेगा वहां डेट दोगे, चैप्टर का नाम लिखोगे, और उसके नीचे कवि का जो नाम है या लेखक जो है उनका नाम लिखोगे। क्लियर? एक प्रश्न के बाद एक पंक्ति छोड़ोगे, उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के लिए पंक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तर समाप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, एक पंक्ति छोड़ के फिर उत्तर लिखोगे, ओके। तो इस तरह से आपको साफ सुथरी राइटिंग में, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है, कटिंग नहीं करना है, सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि सब पे मार्क्स मिलता है ना, कॉपी पे भी मार्क्स मिलता है ना। और कॉपी को ब्राउन कवर से कवर करोगे, उस पर स्टिकर लगाओगे। अभी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है घर में अवेलेबल, नहीं करोगे, ठीक है। जब ये कोरोना कुछ खत्म हो, हाँ, ब्राउन कवर, आ क्या बोल रही हो अनुशंसा? यस, ब्राउन कवर इज नीडेड, डोंट यूज अदर कलर, ओनली ब्राउन कवर, ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, तो ब्राउन कवर तुम लोग यूज करोगे। दूसरी बात,
क्या बोल रहे हैं? टूट गया होगा, खींचे तो लगता टूट गया। ले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ना, ऊपर में पॉकेट में रख लीजिए ऊपर। अच्छा, उसी को रख लीजिए, झोला में रखिए ना, झोला में रख लीजिए। पैसा रख लिए ना? हाँ, ठीक है, ओके। अब आवाज मेरी सुनाई दे रही है? हेलो? हम्म। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे? हाँ, पिंजड़े में। हाँ, तो इसमें पिंजड़े में को राइट निशान लगाइए पेंसिल से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? स्वर्ण, उड़ान। हाँ, उड़ना। हाँ, तो उड़ना के लेफ्ट साइड में जो बॉक्स बना है उसी में निशान लगाना है। सभी शब्दों के बगल में बॉक्स बना है, दिख रहा है? उसी में निशान लगाना है। हम्म। नेक्स्ट है, पक्षियों का क्या सपना है? हाँ, हाँ, स्वच्छंद रहने का। ओके। उसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें दिया हुआ है बस। बस के बाद सपनों में देख। हाँ, बस। हाँ, सपनों, यहाँ पर भरना है सपनों। सपनों में देख रहे हैं। उसके बाद तरु। तरु। हाँ, तरु की, तरु की फुनगी पर। हाँ, वेरी गुड। या तो, या तो, या तो क्षितिज। हाँ, हाँ, या तंती सांसों की। हाँ, सांसों लिखो। चलो, हो गया। हाँ, उसके बाद है कोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? आ आ क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग। अच्छा, एक चीज है, देखो बातचीत के लिए यहाँ तुम लोग इसकी तैयारी करोगे। कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? बताइए। कटुक निबोरी और कनक कटोरी, कोई बता सकता है बच्चा? हाँ, इसका क्या अर्थ होगा? हाँ, बताओ। हाँ, हाँ, वेरी गुड। हाँ, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओ बेटा। श्रुति मिश्रा, यस। श्रुति मिश्रा, योर आंसर इज, क्या नाम है? श्रुति मिश्रा, यस। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, श्रुति मिश्रा, योर आंसर इज वेरी अप्रोप्रिएट। कटुक निबोरी और कनक कटोरी, ये दोनों का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। यहाँ कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने तुलनात्मक वर्णन किया है कि कटुक निबोरी यानी कड़वे नीम का फल, और कनक कटोरी सोने की कटोरी, है ना? अगर अगर किसी को, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पक्षी को हम पिंजड़े में बंद करके और उन्हें सोने के कटोरी में भी यदि खाद्य पदार्थ देते हैं तो वो जहर के समान होता है। क्यों? क्योंकि आजादी ही सबसे बड़ी चीज होती है, और यदि किसी की आजादी को छीन लिया जाए और उसके बदले में उसे तरह तरह के व्यंजन सोने की कटोरी में परोसे जाएं, लेकिन वो जहर के समान होता है। ठीक इसके विपरीत, यदि आजाद कोई पक्षी रहता है, उसकी आजादी सर्वोपरि है, वह आजाद रहकर भी नीम के कड़वे फल को भी खाकर प्रसन्न चित्त रहता है। क्योंकि अगर उसे कठिनाई भी आती है उसके जीवन में,
यदि वो स्वतंत्र रहते हुए भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है, भरपेट पानी पीने को नहीं मिलता है, फिर भी वो खुश है, क्योंकि आजादी की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। आजादी अपने आप में बहुत कीमती होती है। ठीक है, तो समझ में आया ये आंसर सबको? हाँ, दोनों का कवि ने यहाँ तुलनात्मक तुलनात्मक वर्णन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें पक्षियों के प्रति, हाँ बोलो। हाँ, वन बाय नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं। एक साथ, एक साथ नहीं बोलो बेटा, एक एक करके बोलो, मैं सबको मौका दूंगी ना। ऐसा थोड़ा है कि मैं, यस, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुमने कहा। और कोई बच्ची बोल रही थी, श्रुति मिश्रा, यस बोलो, बोलो। हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बोलो श्रुति मिश्रा। हाँ बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, हम्म, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी पक्षियों के प्रति हर मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए। अगर कोई पक्षी घायल है या अगर कोई पक्षी भूखा है, तो हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए। घायल है तो उसका उपचार करना चाहिए, भूखा है। अभी गर्मी के समय में बच्चों, आप लोग अपने छत पर या खुला जो जगह होगा घर के सामने, वहां कटोरी में पानी जरूर भर के रखेंगे और अनाज के कुछ दाने बिखेर कर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये पक्षी जो हैं, ये पक्षी जो हैं, ये पानी की तलाश में, अभी गर्मी है, इधर उधर लोग उड़ते रहते हैं, मीलों उड़ने के बाद कहीं पानी इनको मिलता है। तो यदि हम सारे लोग अपने अपने घर के छतों पर या मुंडेर पर या खिड़की पर यदि पानी रख देंगे और अनाज का दाना, तो इनके लिए एक रामबाण का काम करेगा, इनको बहुत दूर तक भटकना नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम हमें करना चाहिए और तभी हम अपनी संवेदनशीलता प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पक्षी जो हैं, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि पक्षी आसमान में नजर ही नहीं आते हैं, लेकिन आसमान का सौंदर्य इन पक्षियों से ही है, पेड़ पौधों का सौंदर्य इन पक्षियों से ही है। ये जब कलरव करते हैं, इनकी मधुर आवाज है ना, हमारे कानों को बड़ी अच्छी लगती है और लगता है कि जीवन में जिस तरह से मनुष्यों की आवाज, बातचीत हमारे कानों में पड़ती है तो लगता है कि सारे लोग उठ गए हैं, जग गए हैं। लेकिन हमें जगाने वाला कौन होता है? ये पक्षी होते हैं। इनकी चहचहाट सबसे पहले यही उठते हैं और उठकर हम पृथ्वी के लोगों को उठाते हैं कि अब जाग जाओ, सवेरा हो गया। तो इस तरह से हम सभी लोगों को इन पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि सृष्टि की रचना में से एक ये भी है। जिस तरह से ईश्वर ने हम मनुष्यों को पैदा किया है, हमारी संरचना की है, हमारा निर्माण किया है, उसी तरह से इन जीव जंतुओं का भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है इस पृथ्वी पर। ठीक है बच्चों, समझ में आई? उसके बाद पक्षियों की और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है, इसको भी आप लिखोगे बच्चों बातचीत के लिए। पक्षियों, हाँ हाँ बोलो, हाँ, वन वन बाय वन, वन बाय वन, एक साथ नहीं बोल, हाँ 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 हाँ, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, कृत्रिम मतलब बनावटी। हम यानी मनुष्य के और पक्षियों के दिनचर्या में बहुत अंतर होता है। पक्षियों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है अपने अनाज के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए।
है ना, वो खुद नहीं खाते हैं और अपने चोंच में अनाज के कुछ दाने दबा कर आते हैं और घोंसलों में अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। सारे मनुष्य पृथ्वी पर संसार में सोए रहते हैं और उस समय पक्षी उठकर सबसे पहले उठ जाते हैं और मनुष्यों को जगाने का काम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आप लोगों की बातचीत के लिए है, ये सब आप तैयार रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ भाषा की बात। यहाँ ध्यान से देखिए, दिए गए विशेषणों के लिए कविता में आए विशेषण शब्द लिखिए। सबसे तो पहले बच्चों समझो कि विशेषण किसे कहते हैं। कौन बताएगा विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा, हाँ बोलो। हाँ, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, हाँ, विशेषता बताते हैं उसे, हाँ, विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। अब विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, हाँ, यानी विशेष्य जो है उनको हम संज्ञा भी कहते हैं। विशेष्य जो है वो संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। पंख, अब पंख के लिए क्या कौन सा विशेषण होगा? हाँ, 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 पुलकित पंख लिखो, सभी लिखो पेंसिल से, पुलकित, पुलकित पंख। उसके बाद गगन, गगन के लिए कौन सा शब्द होगा? हाँ, उन्मुक्त, हाँ लिखो, उन्मुक्त गगन। गगन हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया उन्मुक्त। कटोरी, कटोरी, कनक कटोरी, हाँ यस, कनक यानी सोने की कटोरी। निबोरी, निबोरी, कटुक, कटुक यानी कड़वा, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है, नीचे लिखे क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। ये आप लोग HW रखिए, इसको कर लीजिएगा, खुद आप लोग करेंगे। कर लिए हो? चलिए, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं मिलवाऊंगी, सभी बच्चे इसको नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 करके करते हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यस बोलो, बोलो। नहीं बेटा, अभी फोटो वोटो नहीं भेजना है। अभी देखिए, हम लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि कुछ दिनों में स्कूल 2 3 महीने में, हो सकता है 2 महीने में खुल जाए। हम लोग अच्छा अच्छा ही बात ना सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं ना। बी पॉजिटिव, और बस ये सोचना है कि 1 2 महीने में हम लोग को स्कूल जब खुल जाएगी तो हम ये सब सारी तैयारियां करके किताब में कॉपी में रखेंगे। स्कूल खुलने पर मैं मांग के चेक कर दूंगी सबको, और जो मार्क्स देना होगा दे दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग बस कॉपी किताब को अपडेट रखेंगे। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि अभी तो स्कूल बंद है, चलो आराम से जब स्कूल खुलने का मौका आएगा तो हम एक दिन में कर लेंगे। नहीं, कभी आज के काम को कल पर कभी नहीं टालोगे। आ रही बात समझ में? प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करोगे, ओके। हाँ, नीचे दिए गए, हाँ बोलो। यस, नहीं वो सब बेटा छोड़ दो, वो सब ऐसे ही मैं क्लास में पूछूंगी, ठीक है। ये सब क्लास में पूछने की चीज है। ये बातचीत के लिए जो है, या अनुमान और कल्पना, ये सब आप लोग तैयार रहिएगा सारे बच्चे। सबको मैं कभी भी किसी बच्चे से पूछ सकती हूँ, या अभी भी ऑनलाइन क्लास में मैं नाम लेकर पूछूंगी जिस बच्चे का, उसी बच्चे को बोलना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द एक कविता में से और एक अपनी ओर से लिखिए। पक्षी, पक्षी का क्या होगा कविता में? हाँ, हाँ, कविता में दिया हुआ है पंछी, और एक क्या होगा? खग। हाँ, चलो वेरी गुड। नभ, नभ, कविता में क्या? गगन और, हाँ, अंबर भी लिख सकते हो, आकाश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। पेड़, पेड़, तरु और वृक्ष, यस, वेरी गुड, हो गया। चलिए, अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 2, ठीक है। चलिए अब आप लोग निकालिए, हाँ, चैप्टर 2,
और ध्यान से पेंसिल हाथ में रखे रहेंगे, जहां जहां जो कठिन वर्तनी होगी उसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे, जब मैं बोलूंगी तब अंडरलाइन करेंगे। अभी वाचन, वाचन को हिंदी में वाचन कहते हैं, इंग्लिश में इसको रीडिंग कहते हैं ना। सस्वर वाचन, सस्वर वाचन यानी आवाज के साथ पढ़ना। अब कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी कैसे पढ़ी जाती है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब आप ध्यान से सुनिए और घर में पढ़ने की प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि पढ़ेंगे आप लोग तो क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर देना है। कठिन वर्तनी जितनी है, हार्ड वर्ड, वो भी आप याद कर लेंगे। इस तरह से हिंदी आपकी सुधर जाएगी और कभी भी परीक्षा में या कभी भी आप गलत नहीं लिखेंगे। देखिए बच्चों, हिंदी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, या कोई भी सब्जेक्ट, कि बस परीक्षा पास कर लिए, 90 में 90, 100 में 100, 80 में 80 आ गया। ये आपके पढ़ाई के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के उद्देश्य से होना चाहिए कि आगे के जीवन में भी आप हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, कुछ भी लिखें, सही लिखें। ओके, ये पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। बात आ रही समझ में बच्चों? यस। यहां पर शीर्षक है असल धन, असल धन, ठीक है। बहुत दिनों की बात है, जहां अल्प विराम आएगा वहां थोड़ा रुकना होगा, जहां पूर्ण विराम आएगा वहां अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना होगा। ओके। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। अब मुझे कोई बच्चे बताएं, निपटारा का क्या अर्थ होता है? निपटारा, सुलझाना, यस, या समाधान। समाधान भी होता है, सुलझाना भी होता है। वेरी गुड। और जटिल मतलब, जटिल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नहीं, जटिल शब्द का अर्थ होता है मुश्किल या उलझा हुआ, मुश्किल या उलझा हुआ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं ना। हाँ, जटिल का मतलब उलझा हुआ। वहां ऊपर पेंसिल से आप लिख भी सकते हैं, जटिल को अंडरलाइन करके उसके ऊपर छोटे से राइटिंग में उलझा हुआ लिख लो। इसका शब्दार्थ मुझे लगता है कि किताब में नहीं दिया हुआ है, जटिल का नहीं दिया हुआ है। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका नहीं दिया है, आप लिख लीजिए उलझा हुआ, पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए जटिल को और ठीक इसके ऊपर में लिख लीजिए पेंसिल से, डोंट यूज पेन। निपटारा, निपटारा यानी समाधान या सुलझाना, सुलझाना भी लिख सकते हो, सुलझाना, दंत स में छोटा हो को मात्रा सुल, सु ल झ का झाना, सुलझाना। निपटारा यानी सुलझाना। हाँ, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। यानी उस चरवाहे का क्या नाम था बच्चों? उस चरवाहे का क्या नाम था? दारा। हाँ, वह केवल एक चरवाहा है परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास न हो। अब ये कहानी मैं फिर से इस स्टंजा को बता दे रही हूं कि ईरान में एक गांव था और उस गांव में एक चरवाहा रहता था। वो बड़ा ही गरीब था। किसी तरह 2 वक्त रूखी सूखी रोटी खाकर वह अपना गुजारा करता था और पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बना हुआ एक फटा पुराना कपड़ा था और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो झोपड़ी भी आधी गिर चुकी थी। लेकिन वह गरीब बहुत था, लेकिन गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। उसका कारण था उसके बहुत सारे गुण। तो बच्चों, ये भी आपको जानना चाहिए कि किसी भी मनुष्य की पूछ यानी उसके समाज में इज्जत किसके कारण होती है? उसके गुणों के कारण, न कि उसके
ओहदे के कारण और न कि उसके पैसे के कारण। आ रही है बात समझ में? तो वह बुद्धिमान तो था ही, और किसी भी कठिन से कठिन समस्या और उलझी हुई बातों को, समस्याओं को वो चुटकी बजाते ही अपनी बुद्धिमानी से हल कर देता था। गांव के जितने भी झगड़े हुए होते थे उन सबको वही सुलझाने का काम करता था। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई और लोग आपस में कहने लगे कि ये दारा जो है कितना बुद्धिमान है। लेकिन वो एक चरवाहा था, लेकिन उसकी बुद्धि किसके जैसी थी? राजाओं की तरह। क्योंकि राजाओं की बुद्धि होती है बहुत, उनकी बुद्धि इस तरह की होनी चाहिए राजाओं की कि राज्य की किसी भी समस्या का समाधान वो बड़ी आसानी से कर सकें। तो इसी तरह से दारा के पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा न सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। ईरान का जो शाह था, जो राजा था, उसके कान तक भी जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। तो एक दिन राजा के सामने बहुत सारी समस्याएं थी और जिसके कारण राजा बहुत परेशान था। तो उसने अपने एक दूत को, दूत का क्या अर्थ होता है बच्चों? संदेश वाहक। दूत गुप्तचर, गुप्तचर भी कर सकते हैं, और संदेश वाहक यानी किसी मैसेज को, जिसको इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं, किसी मैसेज को, किसी के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम दूत करते थे। राजा के जो दूत हुआ करते थे। तो राजा ने दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। उसने